चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत कोलंबिया विमान हादसे में उस समय सच साबित हुई जब 40 दिनों के बाद 4 मासूम बच्चे घने जंगल में जिंदा पाए गए। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने खुद घोषणा कर इस बात की जानकारी दी। पेट्रो ने कहा कि लापता बच्चों की खोज के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि बचावकर्ता 40 दिन की कड़ी मुशक्कत के बाद बच्चों को ढूंढने में कामयाब रहे और अब ये बच्चे मेडिकल निगरानी में हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों का इतने भयानक हालातों में भी 40 दिनों तक जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इनकी कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। ये चारों बच्चे सेना के उस एंकल इंजन वाले विमान में सवार 6 यात्रियों में शामिल थे जो 1 मई को इंजन में खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे के बाद विमान का रडार से संपर्क टूट गया था और सरकार ने यात्रियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान के दौरान बचावकर्ताओं को विमान में सवार पायलट और 2 अन्य वयस्कों के शव जंगल में मिले थे। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने एक महिला समेत 4 लोगों को पोरबंदर से गिरफ्तार किया है, जबकि एक शख्स को पकड़ने के लिए कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। एटीएस ने बताया कि इस मामले में सुमेरा नाम की सूरत की एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए चारों लोग आईएसआईएस के एक्टिव ग्रुप के सदस्य हैं। छापेमारी के दौरान गुजरात एटीएस को कई प्रतिबंधित चीजें मिली हैं। ये चारों आईएसआईएस के साथ जुड़ने के लिए भागने की फिराक में थे। ये सभी पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और उनकी सीमा पार के आकाओं के इशारों पर रेडिकलाइज किए हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होगा। मंत्री ने दावा किया इस महाकुंभ में मेरठ से मात्र 8 घंटे में लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। यूपी अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मंत्री ने बताया कि कुल 7 एक्सप्रेसवे पर काम किया जा रहा है और बहुत जल्द भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से ज्यादा हिस्सा यूपी में होगा। सड़क के साथ साथ उड़ान पर भी मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज 9 एयरपोर्ट संचालित है और 12 अन्य पर काम चल रहा है और बहुत जल्द 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनेगा। गौरतलब है कि योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को 2025 में होने वाले कुंभ मेले से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में पूरे तीर्थ यात्रा मार्ग पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही, जहां उन्होंने केंद्र सरकार, सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में बताया गया कि सभी तीर्थ यात्रियों को RFID कार्ड दिए जाएंगे ताकि उनके रियल टाइम लोकेशन का पता लगाया जा सके और सभी को 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जाएगा। शाह ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से तीर्थस्थल आधार शिविर तक के मार्ग पर सुचारू व्यवस्था करने पर जोर दिया और श्रीनगर और जम्मू से रात में हवाई सेवा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा गृह मंत्री ने ऑक्सीजन सिलेंडरों का प्राप्त भंडार और उनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने, डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमों की मौजूदगी, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में बेड, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लुधियाना की सिक्योरिटी एजेंसी में हुए लूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि लुटेरों द्वारा लूटा कैश स्ट्रॉन्ग रूम में से नहीं बल्कि गाड़ी से लूटा गया था, जिसकी जानकारी लुटेरों को हो गई थी और कंपनी के बाहर खड़ी गाड़ी ही लुटेरे लूट कर फरार हो गए। हालांकि स्ट्रॉन्ग रूम में कैश को जमा करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और करोड़ों की राशि गाड़ी में ही रखी गई। फिलहाल मौके पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 10 करोड़ से ज्यादा की लूट की गई है। ये लूट करीब रात 1:30 बजे हुई, लेकिन पुलिस को सुबह 7 बजे इसकी सूचना दी गई। बताया गया कि शातिरों ने इस लूट की वारदात को हथियारों की नोक पर अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं और लुधियाना को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आज जिला मानसा में कैबिनेट की अहम बैठक की गई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई फैसलों पर मोहर लगाई गई, जिसकी जानकारी सीएम मान ने लाइव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। बैठक में 14,239 कच्चे टीचरों को पक्का करने का फैसला लिया गया।
इनमें से 7,902 टीचरों को पक्का करने पर मोहर लगी। उन्होंने कहा कि जो टीचर 10 साल से अधिक समय से नौकरी कर रहे हैं उन्हें रेगुलर किया जाएगा। 6,337 उन टीचरों को भी रेगुलर किया जाएगा जिनकी सर्विस में थोड़ा गैप पड़ गया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि अब शिक्षकों की नियुक्ति में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। सभी कानूनी अड़चनों को दूर करने के बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सरकार ने चिटफंड कंपनियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी फर्जीवाड़ा करेगी उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बैठक में चिटफंड से जुड़े कानून में बदलाव करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा 435 MBBS स्टूडेंट्स हाउस जॉब के लिए रखे जाएंगे। डॉक्टर और नर्सों को मिलाकर इनकी गिनती 1,880 होगी। पंचायत और नगर निगमों को कमीशन रिपोर्ट लागू करने की मंजूरी दी गई है। सेंटर से पंजाब को फंड आएगा और वह नगर पंचायत तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई बार सड़क पर आवारा पशुओं के साथ होने वाले हादसे हो जाते हैं, जिसके चलते वे जान गंवाने वालों के लिए एक पॉलिसी लेकर आए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। प्रेस वार्ता करते दौरान सीएम मान ने एक बड़ा ऐलान किया कि 19 और 20 जून को विधानसभा का स्पेशल इजलास बुलाया जाएगा। पंजाब की नई खेल नीति पर प्रदेश सरकार 2 महीने में मोहर लगाने जा रही है। खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेर का मानना है कि सूबे में हर खेल का माहौल बनाने के लिए काम किया जाए। नई खेल नीति के मसौदे में प्रस्ताव है कि खिलाड़ियों को नौकरी और उचित नगद पुरस्कार मिलना चाहिए। खेल विशेषज्ञों ने नई खेल नीति का मसौदा तैयार किया, जबकि अब सरकार सूबे के आम लोगों से भी खिलाड़ियों के कल्याण के लिए राय मांग रही है। नई खेल नीति के मसौदे में खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने, नई प्रतिभाओं को खोजने, उभरते खिलाड़ियों को एक बढ़िया मंच प्रदान करने और स्कूलों व कॉलेजों को खेलों का केंद्र बनाने के अलावा खेल टूर्नामेंट के दायरे का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। साथ ही खेल विभाग में नए प्रशिक्षकों की भर्ती पर जोर दिया जाएगा और खिलाड़ियों को दिए जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार की तर्ज पर कोचों के लिए भी अवार्ड शुरू किया जाएगा। यह अवार्ड केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते द्रोणाचार्य पुरस्कार की तर्ज पर दिया जाएगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सम्मन जारी किया है। उन्हें 13 जून को विजिलेंस ने पूछताछ के लिए तलब किया है। बता दें कि इससे पहले चन्नी अपने भतीजे को VIP सुरक्षा देने के मामले में विजिलेंस के रडार पर हैं। विजिलेंस ने DGP पंजाब और DGP सिक्योरिटी को पत्र लिखकर पूछा है कि किस आधार पर हनी को VIP सुरक्षा दी गई। इस बात को लेकर विजिलेंस जांच कर रही है। कहा जा सकता है कि हालातों को देखते हुए पूर्व सीएम चन्नी की मुश्किल अब कम होती नजर नहीं आ रही। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से संसद की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपने इस फैसले से सभी को चौंका दिया है। बोरिस जॉनसन ने पार्टी गेट मामले पर संसदीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। दरअसल जॉनसन एक संसदीय जांच के तहत जांच के घेरे में थे। हाल ही में एक संसदीय समिति ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियों का आयोजन किया जा रहा था, जो कि साफ तौर पर लॉकडाउन का उल्लंघन था। लेकिन जॉनसन ने इस मामले में संसद को गुमराह किया था। पूरी संसद को कहते रहे कि लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, इस मामले में उन्हें दंड दिया जाएगा। वही जॉनसन ने समिति पर आरोप लगाते हुए एक बयान में कहा कि उन्हें मुट्ठी भर लोगों द्वारा मजबूर किया जा रहा है। उनके दावे का कोई सबूत नहीं है। हालांकि जॉनसन ने संकेत दिया है कि वे राजनीति में लौट सकते हैं, यह घोषणा करते हुए कि वे अभी के लिए संसद छोड़ रहे हैं। मॉनसून का आगमन केरल में हो चुका है। इसके कारण देश के कई राज्यों में मौसम करवट लेने वाला है, लेकिन राजधानी दिल्ली के लोगों को फिलहाल मॉनसून के आगमन से गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान बढ़ना तय है। मौसम एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी में शुष्क दिनों और आसमान साफ रहने की भविष्यवाणी की। हालांकि दिल्ली NCR के लिए हीट वेव की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई, लेकिन अलग अलग स्थानों पर इसका सामना करना पड़ सकता है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक देने के बाद अब कर्नाटक और तमिलनाडु में भी दस्तक देने को तैयार है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शनिवार को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि आने वाले सप्ताह में इस क्षेत्र में गरज और बिजली गिरने के साथ बारिश होगी। असम और मेघालय में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब प्रदेश में बढ़ रहे नकल माफिया और सोलवर गैंग पर नकेल कसेगी। सरकार अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भर्ती परीक्षा में अनुसूचित साधनों की रोकथाम संबंधी नया कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। राज्य विधि आयोग ने प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों को लीक होने से रोकने और सोलवर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। बता दें कि प्रस्तावित कानून में दोषियों को 14 साल तक की जेल व 25 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान अनुचित साधनों में लिप्त मिला तो 14 साल की सजा और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। वहीं अगर कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए पाया जाता है तो 7 साल की सजा व 5 लाख जुर्माना, और परीक्षार्थी यदि दोबारा दोषी पाया जाता है तो 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना की जगह 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि हाल ही में शरद पवार ने पार्टी प्रमुख से इस्तीफा देने की घोषणा की। बारामती से सांसद सुले महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में आगामी राज्य चुनावों के प्रभारी भी होंगी। पवार ने बड़े संगठनात्मक परिवर्तन भी किए हैं। हालांकि अभी तक उनके भतीजे अजीत पवार को कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई और वे बिना किसी टिप्पणी के कार्यक्रम स्थल से चले गए। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि नियुक्तियों का स्वागत है क्योंकि वे पवार सीनियर के करीबी हैं और कई वर्षों से उनके अधीन तैयार किए गए हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।